नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। ओडिशा के कटक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रेवेन्शो विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति ने मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां देकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि शिक्षा ही समाज को सही दिशा देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं से अपील की है कि वे अपने ज्ञान और मेहनत से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। उन्होंने कहा कि रेवेन्शो यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाएं देश के भविष्य को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। वहीं महाराष्ट्र के भंडारा में स्थानीय अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। सोनू उके और नितिन खोबरागड़े नाम के इन आरोपियों ने अस्पतालों और भीड़भाड़ वाली जगहों से 19 दोपहिया वाहन चुराने की बात कबूल की है। पुलिस ने सभी चोरी के वाहन बरामद किए हैं। इस गैंग का तीसरा साथी प्रवीण कंगाले अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भंडारा और नागपुर जिले के कई थानों क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदातों में शामिल थे। फिलहाल पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है ताकि चोरी के और मामलों का खुलासा हो सके। तो वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने जन सुरक्षा विधेयक पर उठे सवालों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यह विधेयक सोच समझकर लाया है और विपक्ष में बैठकर उद्धव ठाकरे जा भी कह रहे हैं, वो भी लोकतंत्र में उनकी जिम्मेदारी है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, जिस पर तटकरे ने कहा कि आंबेडकर खुद एडवोकेट हैं और संविधान के तहत हर किसी को कोर्ट जाने का अधिकार है। संभाजी ब्रिगेड के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़ पर हुए हमले पर भी तटकरे ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी पर हमला करना ठीक नहीं है। हर किसी को अपनी बात कहने और विरोध जताने का हक है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। देखिए, सरकार ने सोच समझकर ये विधेयक यहाँ पे लाया है। उद्धव जी कह सकते हैं क्योंकि आज वो विपक्ष में है। विपक्ष की डेमोक्रेसी में जो कुछ डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो बात करते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर खुद एडवोकेट तो हैं ही। सुप्रीम कोर्ट में 226 आर्टिकल के इसमें किसी को जाने का अधिकार है, जा सकते हैं। देखिए, सरकार ने सोच समझकर ये विधेयक यहाँ पे लाया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रायगढ़ और कोंकण में बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। जिले में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रायगढ़ में कई नदियां उफान पर है। कई जगहों पर गहरे इलाकों में पानी जमा हो गया है। पेड़ तालुका के वैनसे गांव जाने वाला मुख्य यातायात मार्ग तेज पानी के बहाव के कारण बंद है, जिससे ग्रामीणों, छात्रों और मजदूर वर्ग को परेशानी हो रही है। चूंकि यह मार्ग हर साल मानसून के दौरान बंद रहता है, इसीलिए समस्या का ठोस समाधान निकालने की मांग की जा रही है। तो महाराष्ट्र के जालना जिले में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खारपुरी रोड इलाके में पकड़े गए आरोपी का नाम अशोक भानुदास भोसले बताया गया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 41,000 रुपए कीमत की एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जालना के एसपी का कहना है कि स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक पंकज यादव ने यह कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी खारपुरी रोड पर पिस्तौल के साथ घूम रहा है, जिसके बाद टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार सुबह शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक के दौरान बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं और अभिवादन किया।
विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत कराया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति, आपसी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत नेतृत्व स्तर पर संवाद को बेहद अहम मानता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से सीमा विवाद और व्यापारिक तनाव के बावजूद बातचीत जारी रखने की कोशिश की जा रही है। बीजिंग में ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर दोनों के देशों के नेताओं के बीच संवाद को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तो वही पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में पूरी तरह जंगल राज था। उस वक्त बिहार बदनाम और बीमार राज्य के रूप में जाना जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन 15 सालों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ, उद्योग धंधे ठप हो गए और लोग परेशान थे। नित्यानंद राय ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए खास लगाव देखने को मिला, जिसके चलते आज बिहार में उद्योग धंधे फिर से खड़े हो रहे हैं और राज्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अब जंगल राज नहीं, विकास चाहिए और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव है। राय ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ बयानबाजी करते हैं लेकिन जमीनी काम नहीं करते। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की है कि वे विकास के रास्ते पर सरकार का साथ दें। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए और आज की स्थिति देखकर उनको प्रसन्न होना चाहिए कि आज बिहार में विकास है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि यहाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे, व्यापारियों का अपहरण हो रहा था। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ये बैठक राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल के आग्रह पर बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य तौर पर उन आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण कर चर्चा की गई जो अब तक चिन्हीकरण से बाहर थे और जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा आंदोलनकारियों को मिलने वाली सम्मान पेंशन को बढ़ाने और पेंशन प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन विभागों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर लापरवाही हो रही है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में कुल 12 से 13 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 3 से 4 मुद्दों का तुरंत समाधान भी निकाल लिया गया। बाकी मांगों को लेकर जल्द ही शासनादेश लाने और कैबिनेट कमेटी बनाने पर विचार हो रहा है। बर्थवाल ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री इन मुद्दों की समीक्षा करेंगे और आंदोलनकारियों के हित में उचित फैसला लेंगे। इससे आंदोलनकारियों में उम्मीद जगी है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको लाभ दिलाने के लिए जो है परिषद ने एक कदम उठाया और गृह सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई वहाँ पर, जिसमें जो है मेरे आग्रह पर ये बैठक हुई थी
और उसमें कुछ बिंदु थे जैसे बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी वो अभी भी जो है चिन्हीकरण के दायरे से बाहर हैं और उनको वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो लाभ जो अंदर राज्य आंदोलनकारियों को मिलते हैं। पेंशन का मसला है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ, उसको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही गई। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और तो बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बालासोर के छात्रा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो इस घटना से बेहद दुखी और मर्माहत हैं। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल से कॉलेज प्रशासन और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है जो छात्र की याचिकाओं पर समय रहते कार्रवाई करने में विफल रहे। पटनायक ने कहा कि अगर छात्र की समस्याओं पर पहले ध्यान दिया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखद है और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटनायक ने कहा कि राज्य में छात्रों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कदम उठाने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। बालासोर के इस मामले को लेकर छात्र संगठन और विपक्ष ने भी कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विकास उर्फ जैकी और अंकित उर्फ केकड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी डकैती, चोरी, सेंधमारी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हुए हैं। 45 से ज्यादा मामले थे जिनमें वे शामिल थे। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इन दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों के पास से कई सारी वारदातों में शामिल होने की जानकारी भी मिली, जिसे उन्होंने कबूल भी किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी का कुछ सामान और हथियार भी बरामद किया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क को और बाकी साथियों का भी पता लगाया जा सके। तो उत्तराखंड के स्कूलों में अब एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्कूलों में हर सुबह प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को श्लोक का अर्थ बच्चों को समझाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चे श्लोकों को अच्छे से समझ सके। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने आदेश जारी कर दिए हैं और अब स्कूलों में इसे लागू किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 6 मई को बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में काम करने को कहा था। अब SCERT को स्कूल पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को अपनी संस्कृति और नैतिक शिक्षा का ज्ञान मिलेगा। स्कूलों में ये व्यवस्था शुरू होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। शिक्षक भी बच्चों को श्लोकों का अर्थ बताकर उनके महत्व को समझा रहे हैं ताकि बच्चे इन्हें अपने जीवन में भी अपनाएं। तो उत्तराखंड में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को अब दावों के भुगतान में तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह हांकी ने बताया कि अब राज्य का खुद का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि TMS तैयार किया जा रहा है। अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बार बार तकनीकी समस्याएं आ रही थी। इससे अस्पतालों को भुगतान में देरी हो रही थी। नए TMS से दावे जल्दी और पारदर्शी तरीके से निपटेंगे। अस्पतालों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चेयरमैन ने कहा है कि योजना का लाभ सीधे जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचे, यही प्राथमिकता है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी ना हो और इलाज के बिल तय मानकों के मुताबिक ही लगाए ताकि आपत्ति ना लगे। गोल्डन कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है। CEO रीना जोशी ने कहा कि सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए अस्पतालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बैठक में कई बड़े अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पहले तो ये कि आयुष्मान का फायदा लोगों को कितना मिला, एक डेटा आप जिसकी कहा है तो उसका डेटा मैं आपको मोटे तौर पर बता सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो भी राशन कार्ड धारी हैं वो आयुष्मान का योजना का लाभ ले सकता है। हमारे करीब 60 लाख कार्ड बने हुए हैं, उसमें से अभी तक लगभग 16 लाख लाभार्थियों ने उसका फायदा उठाया है।
और इतने वर्षों में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का व्यय भी हुआ है, जो व्यवहार राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर उठाया है। ये एक सेपरेट इशू हो गया जो डेटा का है। दूसरा, आप ज्यादा कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, वो पिछले दिनों में ये संज्ञान में आया था कि खाद्य विभाग की जो राशन कार्ड की योजना है उस पे लेकर के कई लोगों के राशन कार्ड थोड़े से वैध नहीं पाए गए, जिनको लेके शक हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे खाद्य विभाग ने उनका वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कराई। उस वेरिफिकेशन के आधार पे कुछ आंकड़े निकल के जिलों से निकले, जिसके आधार पे खाद्य विभाग ने उनके राशन कार्ड को डीएक्टिवेट किया या कैंसिल किया। पहले तो उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में अलग अलग थाना क्षेत्रों से साधु संतों के वेश में घूम रहे 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए ढोंगी बाबाओं में 20 अन्य राज्यों के रहने वाले हैं, जो झाड़ फूक, जादू टोना और देवीय प्रकोप का डर दिखाकर भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे थे। विकास नगर क्षेत्र में पुलिस ने कारी अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो झाड़ फूक और दुआ के नाम पर लोगों को ठग रहा था। वहीं प्रेमनगर पुलिस ने सड़क किनारे अतिक्रमण पर बनाए गए दवाखानों में छापेमारी की है। आपको बताते हुए चले, इन छापेमारी के दौरान प्रशासन ने इस बड़े खुलासे को लेकर के अपनी तस्वीरें साफ तौर पर दिखा दी है। आपको बताते हुए चले कि हरिद्वार के रोशनाबाद इलाके के एक दंपत्ति द्वारा चलाया जा रहा यहां पर स्कैम भी उजागर किया गया है। दंपत्ति जड़ी बूटी की आड़ में लोगों को बीमारी ठीक करने का दावा कर नकली दवाएं बेचते थे। उनके पास दवाखाना चलाने से जुड़ा कोई कागज नहीं था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे झोला छाप बाबाओं और फर्जी तांत्रिकों से सावधान रहें और किसी भी ठगी की जानकारी होने पर पुलिस को इसकी सूचना दें। तो ये फिरोजाबाद के टुंडला इलाके में पुलिस और एसओजी टीम ने एक बड़े इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक यादव है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक दीपक यादव ने 10 जुलाई 2025 को मोहित नाम के युवक को लेकर के अपनी तस्वीरें साफ साझा की थी। 10 जुलाई 2025 को मोहित नामक युवक की हत्या की थी। उसने मोहित को फांसी लगाकर मारा था। बुधवार रात मोहम्मदाबाद के पास पुलिस और एसओजी टीम को दीपक यादव से मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्त मिली। इस दौरान दीपक यादव ने पुलिस पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई की और पुलिस को गोली उसके दोनों पैरों में जा लगी। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर का 2 खाली खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी दी और बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश कर रही है। इस मुठभेड़ से इलाके में बदमाशों में खौफ है और पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 10 जुलाई 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में एक 13 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच पड़ताल चल रही थी, विवेचना क्रम जारी था। इसी क्रम में इसमें एक अभियुक्त दीपक, पिता का नाम सूरज, ये एतमादपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी, जगह जगह दबिश हो रही थी। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। आज सूचना ये मिली कि ये चितरई मोहम्मदाबाद रोड के आसपास छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा इसकी एक मोबाइल भी बरामद हुई है। इसमें इसको फिलहाल हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने 15,000 का इनामी आसिफ भी शामिल था, जिसे पैर में गोली लगी। घायल आसिफ का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आसिफ और उसका साथी राशिद गुलावटी क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे।
गुलावटी पुलिस तथा स्वाट देहात की टीम द्वारा सैदपुर फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध दिखती हुई पल्सर को जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को बरमनपुर के खड़ंजे की तरफ मोड़ दिया। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख उन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरा बदमाश साथ में था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान आसिफ पुत्र पप्पू जो कि मुडाली थाने का रहने वाला है जनपद मेरठ का, तथा दूसरा व्यक्ति उसका नाम राशिद पुत्र नौशाद जो कि हापुड़ का रहने वाला है उसके रूप में हुई है। जो आसिफ है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है तथा राशिद के पास से एक नाजायज चाकू बरामद किया गया है। जब विस्तृत जानकारी इनके बारे में की गई तो पता चला कि ये जो आसिफ है ये एक शातिर किस्म का चोर एवं लुटेरा है। इसके ऊपर 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं तथा हाल में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये जो घायल है इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। गुलावटी पुलिस। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।